नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण हिंदी शिक्षण विधियां। इससे पहले भी हम 95 क्वेश्चन देख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। लगातार अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो व्याकरण शिक्षण की विधि क्या है? सिद्धांत विधि, आगमन विधि और प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। व्याकरण शिक्षण की विधि क्या है? सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की? तो शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग न करना। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य किसका विकास करना है? तो व्याकरण का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो पढ़ने के कौशल का, बोलने के कौशल का और लिखने के कौशल का विकास करना होता है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग का समाधान करना एवं कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना। एनसीएफ ने जोर दिया है। तो क्रिया आधारित शिक्षा पर एनसीएफ ने जोर दिया है। गद्य साहित्य का क्षेत्र होता है व्यापक। सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड किससे मिलता है? तो 51 से 60% वालों को। गद्य की विधा नहीं है, रचना जो है वो गद्य की विधा नहीं है, ये पद्य की विधा है। ठीक है। सतत समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 को भारांकन दिया जाता है 40%। गद्य की विधा है निबंध, कहानी, जीवनी। शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है। निबंध जो होता है वो गहन अध्ययन का पाठ होता है। क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों ही व्याकरण की शिक्षण की प्रवृत्ति है। क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? भाषा की शुद्धता, शब्द अनुशासन और भाषा का शरीर विज्ञान। ये तीनों ही व्याकरण की मुख्य विशेषता है। व्याकरण भाषा किसका साधन है? तो ये शुद्धता का साधन है। व्याकरण किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? तो भाषा की मुख्य पाठ्य वस्तु जो है वो व्याकरण है। निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कविता पाठ का सहस्वर विकास करना। तो निबंध शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? शब्द भंडार में वृद्धि करना, पाठ से प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता, पाठ में आए प्रमुख तथ्यों, विचारों और भाषा से अवगत होने की योग्यता। मौन वाचन जो होता है वो आंखों के सहारे होता है। गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अलंकारित जो भाषा होती है उसका प्रयोग गद्यांश को स्पष्ट करने में नहीं करना चाहिए। गद्यांश को स्पष्ट करने के लिए और व्याख्या करने के लिए संधि विच्छेद करना चाहिए, समास विग्रह करना चाहिए, परिभाषा देनी चाहिए। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है। छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देना, समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास कराना, समीक्षात्मक लेख लिखवाना। तो ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की रचना का पाठ्यक्रम है।
अर्थबोध विधि को अर्थबोध विधि की ही संज्ञा दी जाती है। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है? तो माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम जो प्रणाली है वो है आगमन निगमन प्रणाली। मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन करना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है? तो ये प्रारंभिक स्तर की विषय वस्तु है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है ज्ञान कौशल ज्ञान प्रयोग। अर्थकथन विधि का विकसित रूप कौन सा है? व्याख्या विधि। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? निगमन विधि और आगमन विधि। किस विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को। गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अर्थबोध विधि। पाठ्यवस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? व्याख्या विधि में। बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? भाषा। भाषा का क्या प्रमुख कार्य है? भाषा बालक को समाज से जोड़ती है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति के लिए एक माध्यम की भूमिका निभाती है। भाषा बालक के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों में शुद्ध सरल ढंग स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग स्वर निर्माण अंग संचालन का अभ्यास कराना। ये सभी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? मानचित्र विधि का। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें लयात्मकता हो। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का लाभ है शब्दों के अर्थ निकालने में और शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में। आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता, आप क्या करेंगी? व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाई का निवारण करेंगे। मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य और उपचारात्मक जो शिक्षण है वो देंगे। योग्य व निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया है? तो यह अर्थ विस्तार विधि से निकाला गया है। भाषा विकास का द्वितीय चरण क्या है? बोलना। पहला कौन सा होता है? सुनना। कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती हैं? सुनना बोलना। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है बोलने की। भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है बोलने में। मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना एक प्रकार से अध्यापक की अभिनय विधि है। काव्य के रूपों के अनुसार गद्य और पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं? तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। भाषा के माध्यम से छात्रों का मानसिक और बौद्धिक विकास
होता है। क्या एक बोलने और सुनने दोनों की विशेषता है? शुद्ध उच्चारण करना। भाषा विकास का प्रथम चरण क्या है? सुनना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री उपयोगी है। शिक्षण कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में और एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय बनाने में। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? अनुकरण करना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है सुनना और पढ़ना। काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है। राग। काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। कविता की विशेषता नहीं है, कविता नीरस होती है। कविता की क्या विशेषता होती है? कविता जो होती है वो प्रबल अनुभूति होती है। कविता में लय, ताल और संगीत होता है। कविता जीवन का समन्वित रूप है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है बोलना और लिखना। भाषा कौशलों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला। भाषा कौशल का स्वरूप है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है कुशल खिलाड़ी बनाना। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है ये जांचना कि बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि को स्वयं ने किस सीमा तक ग्रहण किया है। बालकों की समस्याओं, विफलताओं आदि का निर्धारण करके दोषों को जानना, बालकों के विकास को निरंतर गति देने में सहायता देना। रचना शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी होती है? चित्र रचना प्रणाली। रचना शिक्षण में श्यामपट्ट कार्य करना चाहिए। हाँ, मातृभाषा और उसके साहित्य में रुचि लेने का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं है। वह सद्वृत्तियों के अनुरूप कार्य व्यवहार करेगा। हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है शारीरिक शक्तियों का विकास करना। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य होता है आदर्श चरित्र का निर्माण करना, हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना। घरात्मक कौशलों में शामिल हैं सुनना, पढ़ना। किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? जिस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हों। क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? रेडियो। माध्यमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है छात्रों को ईश प्रार्थना और नीति संबंधी कविताओं एवं दोहों को कंठस्थ कराना। माध्यमिक स्तर का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को हिंदी कविताओं को उचित गति, यति, लय और भाव अनुसार पढ़ने के सुयोग्य बनाना। छात्रों को हिंदी कविताओं के भावार्थ लिखने के सुयोग्य बनाना। हिंदी साहित्य का ज्ञान कराकर छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विविध कक्षा कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष है ध्वनि तत्व, स्वराघात। इसके अलावा इकार, उकार।
विविध कक्षा कक्ष में छात्रों में वर्तनीय अशुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय है उपचारात्मक और निरोधात्मक। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान नहीं है अनुशासित बनाना। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करना, व्यवहारिक परिवर्तन के अनुसार मूल्यांकन करना, अधिगम अनुभवों का निर्माण और प्रस्तुतिकरण करना। ये तीनों ही मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है। ये सहायक नहीं होता बल्कि विपरीत होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो ये तीनों सही हैं। सीसीए का पूरा नाम क्या है? सतत समग्र मूल्यांकन। आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है। आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या करेंगे? अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिताएं। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर और बोलने के अनुतान पर। क्या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है? भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया में समय की बचत करने में। बालक सर्वप्रथम बोलना सीखता है। निर्देशित रचना के विविध रूप हैं पत्र, पल्लवन, संक्षेपण। हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौती है? अलग अलग बोलियां। श्रवण कौशल का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं है। वह केंद्रीय भाव को लिख सकेगा। श्रवण कौशल का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वह वक्ता के कथन में निहित व्यंग्य, विनोद आदि को समझ सकेगा, श्रुत सामग्री के विषय को जान सकेगा, वह स्वराघात, बलाघात और स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सकेगा। सतत समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थी की गतिविधि को देखा जाता है शैक्षिक गतिविधि, सहगामी गतिविधि, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया। ग्रेडिंग प्रणाली है सीसीई। एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। श्रवण कौशल की विषय वस्तु नहीं है कहानी लेखन। श्रवण कौशल की विषय वस्तु है प्रवचन, सस्वर वाचन, भाषण।
कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन कराना आवश्यक है। इससे मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती हैं, लिखित भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती हैं। किसी गद्यांश को संक्षेप में लिखकर भी उसका मुख्य भाव या विचार बना रहे तो ये क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण कहलाता है। श्रवण कौशल सिखाने के लिए कौन सी शैक्षिक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए? कक्षा में कठोर नियंत्रण। श्रवण कौशल सिखाने के लिए कौन सी क्रियाएं होनी चाहिए कक्षा में? स्वरों व व्यंजनों का उच्चारण, अध्यापक द्वारा सस्वर वाचन, कक्षा में कठोर नियंत्रण। ये नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक स्तर की रचना का पाठ्यक्रम है पुस्तक के किसी अंश की अनुलिपि कराना, शब्दों पर आधारित छोटे छोटे वाक्य लिखवाना, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लिखवाना। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न, वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो आगमन विधि जो है वो वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, अगले 100 क्वेश्चन हम जल्दी लेकर आएंगे। बने रहिएगा चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।